हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में जो है हिंदी के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये ई विद्या प्रकाशन की ये बुक है इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम के लिए, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो या ग्रुप सी का एग्जाम हो। तो उसके लिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं। तो उसमें से पहला प्रैक्टिस सेट मैं आज आपको कराऊंगा और 25 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, जिसमें से 20 क्वेश्चन जो है पहले प्रैक्टिस सेट से हैं और 5 क्वेश्चन जो है दूसरे प्रैक्टिस सेट से हैं, क्योंकि पैसेज वाले जो है क्वेश्चंस मैंने हटा दिए हैं। ठीक है, बाकी जो है 25 क्वेश्चन आपको पूरे मिलेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके आने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी या ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? इसमें से शुद्ध वाक्य बताना है। पहला ऑप्शन है ये उस भवन से लघुत्तम है। तो दोस्तों, क्या यहाँ पे लघुत्तम यूज होगा? लघुत्तम जो कि उत्तमा अवस्था है। ठीक है, विशेषण की जो है 3 अवस्थाएं होती है, एक होती है मूल अवस्था, एक होती है उत्तरावस्था, एक होती है उत्तमा अवस्था। तो जहाँ पे दो चीज़ों के बीच में कंपेरिजन होता है, दो चीज़ों के बीच में तुलना होती है, वहाँ पे उत्तरावस्था का प्रयोग किया जाता है। लघुत्तम जो है उत्तमावस्था है। ठीक है, तो उत्तमावस्था का प्रयोग किया जाता है जब कोई चीज़ सबसे अच्छी हो, तो वहाँ पे उत्तमावस्था का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे दो चीज़ों के बीच में तुलना हो रही है, ये उस भवन से एक दूसरे भवन से तुलना की जा रही है। तो दो चीज़ों के बीच में जब तुलना हो रही है तो वहाँ पे जो है लघुत्तर होना चाहिए, ना कि लघुत्तम। तो लघुत्तम यहाँ पे गलत हो जाएगा। उस भवन से लघुत्तम है तो ये भी गलत होगा। ये उस भवन से लघुत्तर है और यही जो है इसका राइट आंसर होगा। और डी में देखेंगे तो ये उस भवन से लघुत्तर, लघुत्तर नहीं होता है, लघुत्तर होता है। सही स्पेलिंग ये है। ठीक है, यहाँ पे आधाता और फिर जो है पूराता होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये उस भवन से लघुत्तर है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है विशेषण का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा विशेषण का प्रकार नहीं है? तो विशेषण के जो है 4 भेद होते हैं। एक होता है गुणवाचक, एक हो जाएगा। दूसरा होता है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक हो गया। और तीसरा होता है संख्यावाचक और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? जातिवाचक विशेषण नहीं होता है और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा संख्यावाचक में जो है 2 भेद होते हैं। संख्यावाचक में एक होता है निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। इसी तरह से परिमाणवाचक में भी निश्चित और अनिश्चित होते हैं। निश्चित और अनिश्चित जो है परिमाणवाचक में भी 2 भेद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जातिवाचक जैसा कोई विशेषण का प्रकार नहीं होता। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? तो द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? कहा सुनी, पंच प्रमाण, बेटा बेटी, चौराहा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा बेटा बेटी। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। यहाँ पे बेटा और बेटी दोनों जो है दोनों पद प्रधान है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है, बेटा बेटी। ये जो है द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। बाकी चौराहा ये जो है द्विगु समास का उदाहरण है, जहाँ पे पहला पद जो है संख्यावाचक होता है, तो वो होता है द्विगु समास। यहाँ पे चौराहा पहला जो पद है ये संख्यावाचक है। पंच प्रमाण इसमें भी पहला पद जो है संख्यावाचक है, तो ये भी द्विगु समास हो जाएगा। और कहा सुनी ये कौन सा समास है? तो ये बहुव्रीहि समास है। यहाँ पे बहुव्रीहि समास है। और कौन सा बहुव्रीहि है? तो याद रखेंगे व्यतिहार, ये बहुव्रीहि का एक भेद है व्यतिहार। इसमें घात प्रतिघात का बोध होता है, घात प्रतिघात का बोध होता है। मतलब जैसे कि खींचातानी, मारा मारी और कहा सुनी, ये सब जो है व्यतिहार बहुव्रीहि समास में आते हैं। और बहुव्रीहि में आपको पता है कि कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसमें एक अलग पद की प्रधानता होती है, वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। तो यहाँ पे जो है जैसे मान लीजिए खींचा तानी, तो खींचा जाता है और ताना जाता है, लेकिन खींचा तानी का मतलब क्या होता है? थोड़ी सी लड़ाई, तो एक अलग पद का बोध हो जाता है खींचा तानी। इसी तरह कहा सुनी का मतलब भी लड़ाई ही होता है। कहना और सुनना ये 2 अलग अलग पद हैं और इसमें दोनों की प्रधानता ना होकर के किसी और पद की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? इसका अलग ही मतलब जो निकल रहा है, लड़ाई, उसकी प्रधानता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बहुव्रीहि हो जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बेटा बेटी, इसमें द्वंद्व समास है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है कोमल का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम है? तो कर्कश, इसका विलोम क्या होता है? कर्कश का होता है मधुर।
किसी की कर्कश बोली होती है और किसी की मधुर बोली होती है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कृपण मतलब कंजूस होता है और इसका जो है दानी हो जाएगा, या उदार भी हो सकता है, जैसा ऑप्शन आपको मिले। तो कृपण का दानी या उदार जो है विलोम हो जाएगा, कठिन का सरल हो जाएगा, यानी कि कोमल का जो है कठोर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जानने की इच्छा रखने वाला दिया गया है जिजीविषा। जिजीविषा मतलब होता है जीने की इच्छा, जीने की इच्छा। जिज्ञासु मतलब क्या होता है, जानने की इच्छा रखने वाला, और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिज्ञासा मतलब क्या होता है, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। जानने की इच्छा जो है वो होती है जिज्ञासा, लेकिन जानने की इच्छा रखने वाला होता है जिज्ञासु। और ज्ञातज्ञ, तो ये जो है गलत है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी जिज्ञासु। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है तदुपरांत में उपसर्ग है। तो तदुपरांत ये जो है इसमें कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग जो है पहले लगते हैं, कौन सा है, तद है या तदुप है या तद है या तत्। तो दोस्तों तदुपरांत ये मिलकर के बना होता है तत् धन उपरांत से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कौन सा उपसर्ग है, तत् उपसर्ग है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है। तो दोस्तों जिसके पास कुछ ना हो उसको कहते हैं अकिंचन, अभावग्रस्त नहीं होगा, दीनहीन या महादीन नहीं होगा, ऑप्शन बी अकिंचन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है लड़ाकू में प्रत्यय है। तो प्रत्यय जो है ये बाद में लगता है, तो कौन सा प्रत्यय है, कुल है या अकु है या आकू है या डाकू है। तो दोस्तों लड़ जो है ये मूल धातु है, इसमें जो है आकू प्रत्यय लगाते हैं तो बन जाता है लड़ाकू। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, आकू प्रत्यय है लड़ाकू में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। विशेषण कौन सा नहीं है बताना है। उत्कृष्ट ये विशेषण है, निकृष्ट भी विशेषण है, दृष्ट भी विशेषण होता है। विशेषण मतलब जो नाउन या प्रोनाउन यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उनको कहते हैं विशेषण। और विषाद क्या है, विषाद मतलब होता है दुख, और ये क्या है, एक जो है संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ पे यही इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विषाद। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है बिगड़ी दशा में शब्द का अंग्रेजी पर्यायवाची है। तो बिगड़ी दशा में इसका जो है अंग्रेजी पर्यायवाची क्या होगा, आउट ऑफ स्टॉक, यानी कि स्टॉक खत्म हो गया, स्टॉक में नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। आउट ऑफ ऑर्डर, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, आउट ऑफ ऑर्डर मतलब बिगड़ी दशा में, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। दिया गया है सभी अंग सामने आने पर स्पष्ट हो जाना। तो सभी अंग सामने आने पर स्पष्ट हो जाना, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, प्रत्यक्षदर्शी मतलब जो प्रत्यक्ष देखने वाला होता है उसको कहते हैं प्रत्यक्षदर्शी, तो ये नहीं होगा। पारदर्शी मतलब जिसके आर पार प्रकाश चला जाता है या जिसके आर पार दिखाई देता है उसको कहते हैं पारदर्शी, ये भी नहीं होगा। हस्तामलक, यहाँ पे यही इसका राइट आंसर होगा हस्तामलक। हस्तामलक जो है सभी अंग सामने आने पर स्पष्ट हो जाना, उसके लिए एक शब्द है हस्तामलक। हस्तलाघव किसको कहते हैं, हाथ से काम करने में दक्षता को कहते हैं, हाथ से काम करने में दक्षता या कौशल, हाथ से काम करने में दक्षता या कौशल, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर होगा हस्तामलक। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है चूड़ी अच्छी थी मिथ्यी कौन सी क्रिया है। औचित्य बोधक क्रिया, अप्रत्यक्ष क्रिया, योजक क्रिया या अधिकार द्योतक क्रिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी योजक क्रिया, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। इतना डिटेल से नहीं पूछा जाएगा, तो बस इसका आंसर आप याद रखिए योजक क्रिया हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है संसार शब्द में प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। तो दोस्तों संसार इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो होता है सम धन सार, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी संधि है, तो यहाँ पे व्यंजन संधि है, क्योंकि दोनों साइड जो है व्यंजन है, यहाँ पे माँ और यहाँ पे सा, तो यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगी। और रूल कौन सा लग रहा है,
तो दोस्तों जब भी माँ के बाद जो है, माँ के बाद यदि अंतस्थ व्यंजन आता है, अंतस्थ व्यंजन में आते हैं या, रा, ला और वा, ये जो है 4 है अंतस्थ व्यंजन, या जो है ऊष्म व्यंजन आता है, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? तो तीनों सा होते हैं और हा। तो जब भी ये जो आधा माँ है, माँ के नीचे हलंत, इसकी संधि होगी या, रा, ला या वा से, या तीनों सा या हा से, तो जो है आधा माँ का बन जाता है अनुस्वार, यानी कि बिंदी, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सम धनसार बन जाता है, यहाँ पे आधा माँ का बन जाता है अनुस्वार, और फिर जो है सार ऐसे लिख दिया जाता है, तो हो जाता है संसार। तो यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगा, ऑप्शन बी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है स्थावर का विलोम शब्द है। स्थावर का विलोम क्या होगा? सचल जो है ये अचल का विलोम होता है। चंचल, चंचल का विलोम क्या हो जाएगा? स्थिर। और चेतन, तो चेतन का विलोम क्या हो सकता है? जड़, चेतन का हो जाएगा जड़। जंगम हो जाएगा स्थावर का। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर जाएगा, स्थावर का विलोम क्या हो जाएगा? जंगम। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। दिया गया है मैं सकुशल पूर्वक घर पहुंच गया। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सकुशल पूर्वक नहीं होगा, या तो आप कह सकते हैं मैं सकुशल घर पहुंच गया, पूर्वक यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सकुशल मतलब कुशलता के साथ, या जो है हम कह सकते हैं कुशलता पूर्वक। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस गलत होगा, मैं सकुशल पूर्वक घर पहुंच गया, वाक्य जो है बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे मैं प्रातः काल के समय, तो काल मतलब समय होता है, यहाँ पे समय अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। मैं प्रातः काल पढ़ता हूँ, ठीक है, के समय लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये भी गलत है। यह खाई बहुत नीची थी, तो यहाँ पे नीची नहीं बल्कि ये खाई बहुत गहरी थी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही है? माननीय मंत्री जी आ रहे हैं। ठीक है, माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, ये जो है बिल्कुल सही वाक्य है, और यही जो इसका राइट आंसर रहेगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है निम्नलिखित में से कृत्रिम का विलोम शब्द है। तो दोस्तों कृत्रिम का विलोम बताना है। स्वाभाविक, तो ऐसा कोई शब्द नहीं होता, स्वाभाविक। कृत्रिम का विलोम स्वाभाविक हो जाएगा, और बाकी जो है स्वाभाविक ही दिया गया है, लेकिन सबकी वर्तनी गलत है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे स्वाभाविक बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है कुटिल का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है। तो कुटिल का क्या होता है? सरक, तो सरक जैसा कोई शब्द नहीं होता। सरल, कुटिल का सरल होता है, लेकिन सरल जो है ये वर्तनी गलत है, यहाँ भी सारल दिया गया है, तो ये भी वर्तनी गलत है। सरल, ये जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिया गया है अर्जी नवीस शब्द है। अर्जी नवीस जो है किस तरह का शब्द है? देशज है, या तद्भव है, या तत्सम है, या संकर। तो दोस्तों अर्जी नवीस जो है बना है, अर्जी और नवीस से मिलकर के बना है। अगर हम बात करते हैं अर्जी की, तो अर्जी जो है ये अरबी भाषा का शब्द है, और नवीस जो है फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्द को क्या कहते हैं? संकर, संकर शब्द कहते हैं। तो ये अर्जी नवीस कैसा शब्द है? संकर शब्द हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो दोस्तों यहाँ पे पुल्लिंग शब्द बताना है कौन सा है। तो शब्द के पहले मेरा या मेरी लगा करके आप जान सकते हैं, या जो है अच्छा अच्छी लगा करके, या बड़ा बड़ी, छोटा छोटी, ऐसा कुछ लगा करके आप चेक कर सकते हैं कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आय, तो आय के आगे अब क्या लगाएंगे? मेरा या मेरी। मेरा आय नहीं होता है, मेरी आय। मेरी आय ज़्यादा है या कम है आप कह सकते हैं। ठीक है, तो आय जो है ये स्त्रीलिंग शब्द होगा। और नहर, तो नहर क्या कहेंगे? बड़ा नहर या बड़ी नहर? तो बड़ी नहर होता है, ना कि बड़ा नहर, स्त्रीलिंग शब्द है। लहर, तो बड़ी लहर होती है, बड़ा लहर नहीं, तो स्त्रीलिंग ये भी हो जाएगा। तो व्यय इसका राइट आंसर होगा। व्यय, मेरा व्यय, मेरी व्यय नहीं कहेंगे, व्यय बहुत ज़्यादा हुआ ना कि हुई। ठीक है, तो वाक्य में प्रयोग करके भी कर सकते हैं। तो व्यय जो है पुल्लिंग शब्द है, बाकी सभी स्त्रीलिंग है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है
इनमें से सामान्य भूतकाल का वाक्य है राम दौड़ता है, ये जो है सामान्य वर्तमान काल है, सामान्य वर्तमान है ये। और राम दौड़ेगा ये सामान्य भविष्य काल है, सामान्य भविष्य काल है। और राम दौड़ा ये जो है सामान्य भूतकाल हो जाएगा, राम दौड़ा, ठीक है। या राम दौड़ता था ऐसा होता, जहाँ पे ता था लास्ट में आएगा, ता था ती थी ते थे, वहाँ भी सामान्य भूतकाल होगा। या आया गया दौड़ा चला, वहाँ भी सामान्य भूतकाल होगा। तो राम दौड़ा जो है सामान्य भूतकाल हो जाएगा। और राम दौड़ रहा है, तो राम दौड़ रहा है ये क्या हो जाएगा, अपूर्ण, अपूर्ण वर्तमान काल। ये जो है अपूर्ण वर्तमान काल, इसमें जो है काम चल रहा है, अभी राम दौड़ रहा है, तो अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है निम्नलिखित में से कौन भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है। तो भिन्नार्थक शब्द युग्म क्या होते हैं, जिनका उच्चारण जो है लगभग सेम होता है लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे कि अनल, अनल का मतलब क्या होता है, अनल मतलब आग होता है, और अनिल मतलब हवा होता है। तो ये जो है भिन्नार्थक शब्द युग्म हो जाएंगे। और अज मतलब क्या होता है, अज मतलब होता है ब्रह्मा, और अजा मतलब होता है बकरी। तो ये भी भिन्नार्थक शब्द युग्म हो जाएंगे। और अंत, अंत मतलब होता है समाप्त, समाप्ति, अंत मतलब समाप्ति। और अंत्य मतलब क्या होता है, अंत्य मतलब होता है नीच। तो ये भी जो है भिन्नार्थक शब्द युग्म हो जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, कपाट किवाड़। कपाट जो है तत्सम होता है और किवाड़ जो है तद्भव, तो ये जो है तत्सम तद्भव है, तत्सम तद्भव हो जाएंगे। तो यही जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है कोयल का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण होगा। तो दोस्तों इसका कोयल का वर्तनी विश्लेषण, सही वर्तनी विश्लेषण बताना है, क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, कोई भी व्यंजन, व्यंजन जो है हमेशा स्वर के मेल से बनता है, ठीक है। व्यंजन जो है स्वर के मेल से बनता है, बिना स्वर के व्यंजन कभी नहीं होता। अगर बिना स्वर के है तो वो आधा व्यंजन होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है हमें क्या करना है, व्यंजन जो भी है यहाँ पे उनसे स्वर अलग करना है। जैसे कोयल में आप देखेंगे पहला को, अब यहाँ पे जो है जो को है इसमें एक स्वर छिपा हुआ है, कौन सा, ओ। तो अगर हम व्यंजन से स्वर अलग कर देते हैं तो वो व्यंजन आधा रह जाता है, उसके नीचे हलंत लग जाता है, तो यहाँ पे आधा का रह जाएगा। और इससे हमने कौन सा स्वर अलग कर दिया गया, तो ओ अलग हो गया। अब जो है अगला है या, ठीक है। तो या जो है मैंने आपको बताया कोई भी व्यंजन बिना स्वर के होता ही नहीं है, ठीक है। तो अगर बिना स्वर के होगा तो वो आधा होगा, तो इसमें भी स्वर छुपा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा स्वर है, छोटा आ, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा आ को अलग करेंगे तो आधा या बचेगा, और इसमें जो है छोटा आ छिपा हुआ था जिसको हमने अलग कर दिया, तो आधा या प्लस या हो गया। और फिर जो है यहाँ पे ला है, इसी तरह से ला से भी अब स्वर को अलग कर देंगे तो आधा ला बचेगा। और जब कोई मात्रा नहीं है तो यानी कि इसके साथ कौन सा स्वर है, छोटा। तो अगर कोई मात्रा नहीं होगी तो यानी कि छोटा आ जो है उसके साथ है, अगर कोई मात्रा है तो जिसकी मात्रा है वो स्वर होगा। तो यहाँ पे ये जो है इसका वर्तनी विश्लेषण होना चाहिए। और कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे तो क्री दिया गया है तो ये तो गलत हो जाएगा। और यहाँ पे आधा का, फिर ओ, फिर आधा या, फिर आ, लेकिन फिर जो है ला आना चाहिए था और फिर आ बाद में, और वो भी आधा ला आना चाहिए था, तो ये भी गलत हो जाएगा। और सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आधा का, फिर ओ, फिर आधा या, और स्वर अलग किया गया आ, फिर आधा ला, फिर आ। और सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है, बाकी डी भी यहाँ पे गलत है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है वाचस्पति किस समास का समस्त पद है। तो दोस्तों वाचस्पति जो कि समस्त पद है और किस समास का है, तो इसका समास विग्रह करना होगा। वाचस्पति का समास विग्रह होता है वाक का पति। और वाचस्पति का अर्थ क्या होता है, वाचस्पति किसको कहते हैं, विद्वान को कहते हैं, बहुत बड़े विद्वान को। वाचस्पति का मतलब होता है बहुत बड़ा विद्वान। तो यहाँ पे जो है वाक का पति, वाक मतलब होता है वाणी, वाणी का पति। तो यहाँ पे जो विद्वान है ये अलग ही अर्थ निकल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे बहुव्रीहि समास होना चाहिए, जहाँ पे दोनों पदों की प्रधानता ना होकर के किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। अब यहाँ पे वाक का पति, तो यहाँ पे वाक और पति दोनों की प्रधानता ना होकर के विद्वान की प्रधानता है, तो इसलिए बहुव्रीहि समास हो जाएगा।
अगर बहुब्री समास ऑप्शन में ना होता तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होता? तो दोस्तों वाक का पति समास विग्रह करने में कारक की विभक्ति जहाँ पे आती है वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है, और यहाँ पे का जो है किस कारक की विभक्ति होती है? तो ये संबंध कारक की विभक्ति होती है, तो इसलिए यहाँ पे संबंध तत्पुरुष हो जाता। लेकिन यहाँ पे अगर बहुब्री समास ऑप्शन में है तो बहुब्री समास जो है आपको टिक करना होगा। जहाँ पे भी आपको दो समास देखने को मिले और बहुब्री समास ऑप्शन में दिया गया हो तो बहुब्री को आपको प्राथमिकता देनी होगी। ठीक है, कई बार ऐसा होता है द्विगु समास में या कर्मधारय समास में और बहुब्री समास में जो है कन्फ्यूजन होता है, तो हमेशा बहुब्री समास को जो है आपको प्राथमिकता देनी होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बहुब्री समास बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है स्वजाति का विलोम शब्द है। स्वजाति का विलोम क्या होगा? अजाति, कुजाति, सुजाति या विजाति? तो स्वजाति का विलोम होता है विजाति। ठीक है, अगर स्वजातीय दिया हो स्वजातीय तो इसका विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम होता है विजातीय, लेकिन स्वजाति का विजाति होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला, और ये जो है आखिरी क्वेश्चन है दिया गया है, सही वर्तनी छांटिए। त्रिदोष, तो यहाँ पे त्रिदोष की सही वर्तनी बतानी है, कौन सा त्रिदोष इसमें सही है? तो यहाँ पे जो है ये तालव्य सा दिया गया है, त्रिदोष में जो है मूर्धन्य सा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तिर दिया गया है तो तिर नहीं होता है, त्रि होता है, त्रिदोष, ये वाला सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।